poetic devices, और we also call it as literary devices. क्यों? क्योंकि आपके जो ड्रामाज है, लाइक यू हैव टू ड्रामा, वन इज आई थिंक विला फॉर, नहीं, वन इज आपका जो वो ओल्ड वाला है, एंड सेकंड वाला आपका सबसे ज्यादा, मतलब मैं अगर पूरे उसमें वेट करती हूँ, जूलियस सीजर। तो इनमें भी when you are doing the drama, in even in some of the chapters also you have the devices. अब हम इनको कहते हैं लिटरेरी और पोएटिक डिवाइसेस बिकॉज दे आर द वन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अलंकार, यानी अपने जो पोएम्स होती है उनको एक डेकोरेशन देना, टू गिव इट अ डेकोरेशन. Sometimes there might be a different meaning, sometimes it might be a comparison. So to give that decoration, we use the literary devices. As I said, it is only a revision, and just after this, we'll be doing the poem, not marble, not gilded monuments, right? तो alliteration in any poem, किसी भी पोएम के अंदर, हिंदी में तो हम अनुप्रास अलंकार बोलते हैं, when the letters, consonants, अब letters का मतलब तो even vowels can be there, but here the consonants are repeated with the same sound. The gracious green grass grew. Gr, green, gra, gr. Alliteration. Now, sometimes there might be words which are repeated. अब देखो, जहां words repeat होंगे वहां letters भी repeat होंगे, लेकिन हम उसमें word को लेते हैं, letter को नहीं. Like यहाँ पे लिखा आपके ही poem का है, the rhyme of ancient mariner, water water everywhere, not a drop to drink. तो water water, तो यहाँ पर the word water is repeated, so we will be using repetition. ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि कई बार बच्चे कहते हैं मैम इसमें ww भी तो रिपीट हो रहा है, तो हम इसको alliteration क्यों नहीं ले सकते? यस, इट इज alliteration ऑल्सो, बट सिंस ब्रॉडर में, बड़े उसमें हम देखें तो लेटर से ज्यादा वर्ड्स का हमारा मायना रख रहा है वाटर, तो यहाँ क्योंकि वो मीनिंग दे रहा है हमारे पोएम को, सो वी यूज repetition. Simile, a very easy, I think आजकल तो 4th 5th स्टैंडर्ड से we have this. Simile means situations, people or thing are compared. लेकिन अब comparison can be without any usage of words, and कुछ words like or as. She is as tall as a palm tree. as tall as, तो जो वर्ड as यूज हो गया, या फिर he looks like शाहरुख खान, he looks like शाहरुख खान, शाहरुख के जैसा दिख रहा है. तो when, and very common in our any kind of poems, simile. Whereas यही simile को अगर हम, अब he looks like शाहरुख खान, oh see, he is शाहरुख खान, अब उसकी शक्ल शाहरुख से मिल रही है लेकिन हम कह रहे हैं वो शाहरुख खान. लाइक एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ इसका. अ टीचर वॉज टेकिंग अ क्लास, एक टीचर क्लास ले रही थी. उनकी क्लास में एक बच्चा था जो क्रिकेट में बहुत अच्छा था, एंड उस बच्चे ने मैच जीत लिया था. तो द टीचर सेड, ओ यू आर सचिन तेंदुलकर ऑफ माई क्लास, तुम तो मेरी क्लास के सचिन हो. अब वो सचिन तेंदुलकर थोड़ी है, वो तो बच्चा है. द टीचर इज कंपेयरिंग हिज टैलेंट विथ सचिन तेंदुलकर. तो जब हम लोग विदाउट यूजिंग एनी कंपैरिजन वर्ड लाइक एज, लाइक, हम कोई एक्सप्रेशन नहीं यूज करते हैं, तब हम बोलते हैं मेटाफॉर. यहां आई वॉन्ट टू गिव यू वन थिंग जो आजकल बहुत ज्यादा सीबीएसई में है. मेटाफॉर का ही आपका एक्सटेंशन होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट.
ये पहले नहीं था, बट फॉर द पास्ट 3 years सीबीएसई हैज इंट्रोड्यूस दिस इन क्लास 10 ऑल्सो। पहले ये सिर्फ 12th स्टैंडर्ड में था, बट नाउ इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन क्लास 10 ऑल्सो। पेपर में आया है, इनफैक्ट आई कुड से सीबीएसई का जो उनका वो है, दे हैव इश्यूड अ व्हाट यू कॉल एज क्वेश्चन बैंक, उसमें भी। तो सिमिले इज व्हेन यू आर कंपेयरिंग, ओ ही लुक्स लाइक, ही लुक्स लाइक अ पाम ट्री, ही इज अ पाम ट्री। अब वो पाम ट्री थोड़ी है, वो इंसान है। तो मेटाफॉर, एंड इसी मेटाफॉर के अंदर, अब जैसे ऊपर देखो लिखा हुआ, द बियर वॉज अ ब्लैक कोल, द बियर वॉज अ ब्लैक कोल। तो बियर कोल थोड़ी होगा, यानी द बियर वॉज एज ब्लैक एज कोल। यहां पर द मीनिंग इज द बियर वॉज एज ब्लैक एज कोल। उसको हमने विदाउट एनी एक्सप्रेशन ऑफ एज हमने यूज किया है, द बियर वॉज अ ब्लैक कोल। अब ब्लैक क्या होता है? इट्स एन एडजेक्टिव। ब्लैक इज एन एडजेक्टिव, राइट? एडजेक्टिव वर्ड्स आता है ना, एडजेक्टिव तो आते हैं ना। क्वालिटी, क्वालिटी एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो नाउन की क्वालिटी बताते हैं। शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, नाउ द गर्ल इज modified with the word beautiful, so beautiful is adjective. She is a white fairy, तो white is the, जो उसके विशेषता को बताता है, उसकी क्वालिटी को बताता है। सो द कलर्स आर ऑल्सो। तो ये जो है द बियर वॉज अ ब्लैक कोल, ये तो एक सिंपल मीनिंग है कि भाई जो बियर था वो कोल के जितना काला था। आपने हिंदी में सुना होगा, पेरेंट्स कहते हैं मेरा शेर बेटा। बेटा शेर होता है? बेटा शेर होता है? नहीं होता। उनका कहने का मतलब है कि ही द चाइल्ड इज एज ब्रेव एज लॉयल, शेर के जैसा बहादुर है। तो वो हमारा हो जाता रूपक अलंकार, यानी कि मेटाफॉर। बट जब हम इसको, इसी ब्लैक कोल का मीनिंग कुछ और ही हो जाए, यहां तो ब्लैक कोल इज कलर, लेकिन अगर ऐसा कोई मीनिंग हो जाए, मतलब ब्लैक कोल, लेकिन ब्लैक कोल का यहाँ पर मीनिंग कुछ और डीप आता है। जब आपके पे उसमें आएगा ना, इन योर एनी ऑफ योर पोएम, आई टेल यू देयर ऑल्सो, उसको हम कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। यानी कि ब्लैक कोल तो यहाँ पर है काला, लेकिन उसका कोई और मीनिंग हो जाए, सम एल्स मीनिंग, तो देन इट बिकम्स ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो यहां लिखा हुआ है ट्रांजिएंट फीट। ट्रांजिएंट इज एडजेक्टिव, ट्रांजिएंट मीन्स टेम्पररी, फीट मतलब पैर। बट यहां ट्रांजिएंट फीट का मतलब टेम्पररी पैर नहीं है, यहां पर है इंसान के मॉर्टल नेचर का मीनिंग। इसका जो मीनिंग है वो है मॉर्टल नेचर। इंसान जो होता है ही इज मॉर्टल, मतलब एक दिन वो मर जाता है। तो यहाँ ट्रांजिएंट फीट का मतलब उसके पैरों से नहीं है, यहाँ उसकी जिंदगी से है। उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। When you have it in your poem, I'll show you. Personification, आपने बताया, you know. There are things like car, non-living things. Natural elements, sun, moon. आपका जो राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर है उसमें है पर्सोनिफिकेशन। एनिमल, नॉर्मली हम एनिमल के लिए इट यूज करते हैं, लेकिन अगर हम उनको पर्सोनिफाई, उनको मतलब एक अवतार, उनको एक इंसान का रूप देने के लिए हम कहते हैं माय बैग वॉज मूविंग। बैग अपने आप चल तो नहीं सकता ना, बैग के पैर थोड़ी है, बैग के पैर थोड़ी है। द ट्री वॉज स्प्रिंटिंग, ट्री भाग रहा था।
ट्री कैसे भाग सकता है भाई? ट्री तो एक जगह खड़ा होता है। तो जब हम ऐसे नेचुरल एलिमेंट्स, नॉन लिविंग थिंग्स, इन सबको एक इंसान का रूप देते हैं, वो बन जाता है पर्सोनिफिकेशन। आपके सबसे ज्यादा ये लिखा भी हुआ है, द सन रोज फ्रॉम द सी, ही वॉज अ बिग बॉल। अब सन जो है वो सी से थोड़ी उतर आता है। ही वॉज अ बिग बॉल, यहाँ ही हैज बीन यूज फॉर द सन। ही हैज बीन यूज फॉर द सन। अब सन कोई ही थोड़ी है, सन तो इट है। सन तो इट है, लेकिन वी हैव यूज्ड ही टू पर्सोनिफाई द सन। रिया हर्ड द केक कॉलिंग हर। अब केक उसको बुला रहा? नो, केक हमें बुलाता थोड़ी है। इसका मतलब ये है कि केक को देख के हमारे हम मतलब कि वी वर फीलिंग ग्रीड। तो केक उसको बुला रहा है, बुला रहा है, तो वी आर पर्सोनिफाइंग द केक लाइक अ ह्यूमन। कई बार आते हैं ऐसे पोएम्स में। इनफैक्ट हमारा जो लैंग्वेज एंड लिटरेचर है उसमें तो पर्सोनिफिकेशंस के कई एग्जांपल्स हैं। But in your book, this one, the sun rose from the sea, he was a big ball, is a very common question in the votes. Next is, अभी जो हमने पोएम किया था, द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल, we had heard the word kuakash. Kuakash. Now, kuakash is the sound. Hiss. Shh. Hmm. We use these words. लेकिन इनके डिक्शनरी मीनिंग्स नहीं होते हैं। इनके जो साउंड है, दे इटसेल्फ दैट द ट्री फेल from the from a distance and there was a sound thud. अब थर्ड क्या है? व्हाट इज थर्ड? साउंड। जो साउंड वाले वर्ड्स होते हैं, दे आर ओनोमेटोपोइया। इन योर फर्स्ट पोएम, कुआ कैश, द फ्रॉग ब्लैड ओवर द बिंगल बॉग, कुआ कैश। एजोनेंस, आपने पढ़ा था कि हम लोगों ने स्टार्ट में एलिट्रेशन बोला था, तो मैंने कहा था जो फर्स्ट लेटर होता है इट शुड बी कॉन्सोनेंट विद द सेम साउंड। एंड एसोनेंट्स आर वॉवल्स बट नॉट इन द बिगिनिंग, दे कैन बी इन बिटवीन द वर्ड। वॉवल्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे ट्राई टू लाइट द फायर, तो लाइट में आई, फायर में आई। फ्लीट फीट स्वीप बाय स्लीप, काफी हमारे जो टंग ट्विस्टर्स होते हैं ना, वो इसमें होते हैं। फ्लीट फीट स्वीप बाय स्लीप, एंड दे आर गिविंग द साउंड ऑफ डबल ई, assonance, repetition of vowels in any sentence with the same tone। क्योंकि अब देखो, लाइट आई जो है वो आई का मात आई भी देता है और ई भी देता है, ठीक है, लेकिन हमारा जो साउंड है वो आई ही होना चाहिए। लाई फाई, लाइट फाइट, लाइट फायर, ट्राई टू लाइट द फायर। कॉन्सोनेंट्स वेरी लेस, opposite of what is assonance, when sound, when the consonants are repeated, not in the beginning। अगर beginning में होगा तो वो alliteration होगा, सेंटेंस सॉरी वर्ड्स के अंदर होगा तो वो कॉन्सोनेंट्स होगा, बहुत कम आता है, but it is there, so I have used it। Anaphora, again one of the important one। Anaphora यानी जब कोई भी शब्द अगले अगले लाइन में रिपीट होते हैं, लाइक टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड, एंड सॉरी आई कुडंट, एंड बी वन ट्रैवलर। तो व्हेन द वर्ड्स, नॉट लेटर्स, लेटर्स रिपीट होगा तो वो एलिट्रेशन हो जाएगा,
लेकिन वर्ड आपका रिपीट हो रहा है। लाइक यहां पर आप देखो, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड सॉरी आई कुडंट ट्रैवल ऑन बोथ एंड बी वन ट्रैवलर। तो ये जो एंड कई बार होता है, आई या फिर बट मतलब हर सेकेंड लेटर उसमें आ सकता है। इट मे बी इन टू, इट मे बी इन थ्री। लाइक इस वाले पोयम में तो तीन आया है। इट्स एनाफोरा। इसको अच्छे से लर्न कर लेना। एनजैम्पमेंट नॉर्मली एक पोयम को लिखने का एक तरीका होता है कि जब एक पोयम की पहली लाइन खत्म हो जाती है तो हमें वहां पर कॉमा, फुल स्टॉप या कोई भी पंक्चुएशन मार्क देना होता है, मतलब वन लाइन हमारी खत्म हो जाएगी। बट इफ इट इज नॉट गिवन and the line continues in the second line without punctuation marks, then it is called enjambment। और हर पोयम में enjambment एक आध पैराग्राफ में होता ही होता है। जैसे ये वाला पोयम देखो, मिस सुजैन हैड अ स्टीम बोट, फिर फुल वो कॉमा लगा हुआ है। द स्टीम बोट हैड अ बेल, मिस सुजैन वेंट टू हेवन एंड द स्टीम बोट वेंट टू हेल। तो जो बेल है और हेवन है, इसके बाद में कोई कॉमा, पंक्चुएशन मार्क, कोई फुल स्टॉप नहीं है। सो दिस इज एनजैम्पमेंट। सिंबॉलिज्म मतलब ये आपके उसमें भी रहते हैं। दीज आर ऑल इन योर दिस ड्रामा ऑल्सो। जैसे हम रेड कलर को नॉर्मली लव, डिवोशन इसके लिए यूज करते हैं। नॉर्मली हम यूज करते हैं सिंबल को यूज करना, लाइक डव, कबूतर, डव, पीस। जो हमने अभी चैप्टर किया है दिस राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें वो जो जितने भी हैं, ब्रोकन चेन्स, ब्रेस्ट प्लेट ईगल, दे आर ऑल सिंबल्स, सिंबॉलिज्म। ये हाइपरबोल आपके पोयम में है, यानी किसी भी चीज को बड़ा चढ़ाकर बताना, एग्जैजरेट करना, अतिशयोक्ति अलंकार। आई एम फेड अप विद माई बाइसाइकिल, इट्स 1,000 years ओल्ड। कोई बाइसाइकिल 1,000 year ओल्ड हो सकती है? नहीं। हम उसको बढ़ा चढ़ा के, सी द चाइल्ड इज कैरिंग द वेट ऑफ द बैग। कई बार हम बैग के लिए यूज करते हैं बहुत बहुत भारी भरकम। ऑक्सीमोरन बहुत ही कॉमन है। दो चीजें उल्टे जो ऑपोजिट है साथ में, डे एंड नाइट, अप एंड डाउन। उसमें है ना, अभी आपके फ्रॉग एंड नाइटिंगेल में था, अप एंड डाउन दे स्केल डाउन द नोट्स। अप एंड डाउन यानी दो ऑपोजिट फैक्ट्स या वर्ड्स को साथ में प्लेस करना। ऑक्सीमोरन को एंटीथेसिस भी बोलते हैं, व्हेन इट इज मतलब दोनों जो ऑपोजिट है उनको साथ में लेकर आ। लाइक माइटी यानी वेरी पावरफुल, और डेड पावरलेस। तो माइटी डेड को जब साथ में लाए तो वो ऑक्सीमोरन। वेरी कॉमन, डे नाइट। डे एंड नाइट आई हैव बीन स्टडिंग फॉर माय क्लास 10 एग्जाम। तो डे एंड नाइट। अप एंड डाउन, शी हैज बीन वेटिंग फॉर अंकल, गोइंग अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, ऑक्सीमोरन। देन सिनेक्डॉक, आपको मेटानॉम इन नहीं करना, दिस इज नॉट फॉर यू। सिनेक्डॉक, सिनेक्डॉक आपके पेपर में है, 10th में है एंड रिसेंटली एडेड है। दैट इज व्हेन यू आर यूजिंग वन पोर्शन। जैसे माय फिंगर्स आर पेनिंग, मैं यहां पर फिंगर के बारे में बात नहीं कर रही हूं, मैं अपने हाथों के बारे में बात कर रही हूं। माय हैंड इज नॉट एबल टू राइट, अब हैंड थोड़ी लिखता, फिंगर्स लिखते हैं। So when we are using some words for anything whole,
आई लाइक टू ड्राइव माई फोर व्हील्स। फोर व्हील्स क्या होता है? फोर व्हीलर क्या होता है? कार। आई डोंट हैव अ टू व्हीलर। टू व्हीलर क्या होती है? स्कूटी, बाइक, उनको हम टू व्हीलर बोलते हैं। सो दैट इज सिनेक्डोक। मेटोनमी अभी आपके नहीं है, सो आई एम नॉट टेकिंग अप anything added. That I will be doing it while we are doing our poems. So in a nutshell, alliteration, simile, personification, repetition, then anaphora, oxymoron, hyperbole, enjambment, assonance, onomatopoeia, ये आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Let us start with the poem. Not marble, not the gilded monuments. First of all, two things you have to remember before you start the poem. One is that is this a sonnet 55? That is the 55th sonnet he had written, and it has been written by William Shakespeare. You have two things to in your book. One is this poem, and another one is Julius Caesar. Shakespeare is considered as father of English literature. He was one of the most versatile poet, author, writer, whatever you call novelist of his time. आपके I think ninth standard में you had the poem Seven Ages, William Shakespeare. And शेक्सपियर के जो नाटक होते हैं दे आर ऑल स्टेज्ड इवन टुडे. हिंदी में एक मूवी है ओमकारा, करीना कपूर की. A very infamous song, I must say, is there in that Omkara. It is based on this Hyder, William Shakespeare. तो इनके पोएम्स को, इनके ड्रामास को, नॉवेल्स को, जूलियस सीजर, रोमियो जूलियट, they are all the plays written by William Shakespeare. Sonnet is a poem which has, जिसके जो है क्या कहते हैं, छोटा सा 14 लाइंस का होता है. ये पेपर में आपके क्वेश्चन आया हुआ है इन योर बोर्ड्स एज वेल एज इन योर नेचुरली. जो बोर्ड में आया होगा वो स्कूल्स में आता है. सो अ सोने इज अ पोएम ऑफ 14 लाइंस विद अ स्ट्रक्चर्ड राइम स्कीम, यानी कि एक प्रॉपर राइम स्कीम होता है जिसके बारे में भी वो लिखा है. ठीक है, दैट इज सोने. आपके पेपर में आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोने. बहुत कॉमन, आई थिंक इट इज देयर इन द बैक ऑल्सो, क्योंकि ये तो अभी क्वेश्चंस आए हैं. बट दिस क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज द सोने. तो सोने इज समथिंग 14 लाइन्स. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पोएम, समरी ऑफ द पोएम. हम इंसान जो होते हैं, सच्चाई है, मतलब मैं तो पर्सनली मानती हूँ, नॉट बिकॉज आई एम अ टीचर, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं हूं, जिसे मुझे चेंज करने में भी बहुत टाइम लग जाता है. आई एम ऑन द अदर साइड. मतलब हम लोग नॉर्मली लोग क्या करते हैं, लोगों को लगता है अगर उन्होंने ताजमहल बनवा दिया या उन्होंने एक बहुत बड़ा मार्बल का का पानी की टंकी बना दी. क्यों बनवाते हैं, क्यों बनवाते हैं लोग? वाई डू पीपल बिल्ड दिस यू नो वाटर टैंक्स? उसमें लिखा होता है श्रीमती उमा देवी. मंदिरों में जाओगे तो आपको दिखेगा एक मार्बल जो है डोनेटेड बाय लिखा होता है ना.
क्यों करते हैं ऐसा? Why do people donate these things? Why do people make monuments which are gilded with stones, which are gilded with gold? गोल्ड से परता हुआ क्यों बनाते हैं? So that the future generation remembers them, ताकि आने वाला जो जनरेशन है वो याद करे, ओ अच्छा ये मंदिर जो है इसे सेठ जी ने बनवाया था, अच्छा ये लाइब्रेरी जो है इसको इन्होंने बनवाया था. So to make others, a future generation, aware about their personality, people make monuments of marble, of gilt मतलब ढका हुआ, decorated, covered, gilded monuments बनवाते हैं. बट विलियम शेक्सपियर का कहना है, that is what I also say, that it is not the monuments, not the gilded monuments or the marble that people remember. क्यों? कौन सी ऐसी चीज है जो बिल्कुल बनी हुई है? Yes, there are things like Statue of Liberty still there, the beautiful picture of the जो लियोनार्डो विंची ने बनाया था, that is still there, but over the time ये खराब हो जाते. Not everything is intact, हर चीज नहीं रहती है. बारिश आई, फ्लड आया, अर्थक्वेक आया, these things may destroy, ये चीजें खराब हो सकती हैं. Why? Because they have been made by the masons. और हो सकता है बारिश आए, वॉर होगा, वॉर हुआ एक दूसरे के ऊपर, और उनके जो इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स थे उस पर अटैक कर दिया, वो टूट गए. बट इफ यू वांट पीपल टू रिमेंबर यू, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको याद करें, तो अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर इट इज थ्रू द पोएम्स, इट इज थ्रू द राइटिंग्स. आप जो लिख के जाते हो, that will pass from one generation to another generation till this earth is ended. तो उनका मानना है कि मार्बल से ढके हुए मॉन्यूमेंट्स या गिल्डेड से, सॉरी क्या, सोने से ढके हुए मॉन्यूमेंट्स जो है, शायद वो टाइम के साथ खराब हो जाते हैं, शायद टाइम के साथ वो टूट जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. बट इफ समथिंग हैज बीन रिटन, द रिटन रिकॉर्ड लाइक अ पोएम, it will always be passed from one generation to another. So he wants to preserve the writings, he wants to preserve the poems, वो poems को, writings को हमेशा बचा कर रखना चाहते हैं. So this is the summary of the poem, that is not marble, not the gilded monuments. Right? Now let us start with the poem. Not marble, not the gilded monuments of princes. अब आप देखोगे, सबसे पहले अगर आप देखो, मॉन्यूमेंट्स के बाद देयर इज नो कॉमा, एंड कंटेंट्स के बाद भी देयर इज नो कॉमा. सो हेयर एज आई सेड इट इज एनजैममेंट. द पोएम, यहाँ पे कोई फुल स्टॉप नहीं है, इसमें यहाँ पर है देखो, उसमें नहीं है. उनका कहना है कि नॉट मार्बल, जो मार्बल बनी हुई है या मार्बल से बनी हुई चीजें हैं, या गोल्ड प्लेटेड मॉन्यूमेंट्स हैं जो प्रिंस ने बनाए थे, जो राजाओं ने बनाया था, शैल आउटलिव दिस पावरफुल राइम. इस राइम से ज्यादा दे आर नॉट पावरफुल. He mean to say his poetry is
more powerful than any monument built by any prince. But यहां पर ये जो यू है ना, आई थिंक इट इज यूज्ड फॉर हिज फ्रेंड, जिसको वो ये चीज बता रहा है, पेपर में आया है, तो मैं यहां पर साथ साथ में वो चीजें आपको बता रही हूँ। बट यू शैल शाइन, अब यहां पर शैल शाइन इज electrician, more bright in these contents मतलब the poetry, than unswept stone besmeared with sluttish time. बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मतलब जो मार्बल्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, दे आर नॉट केयर्ड, उनकी कोई देखभाल नहीं करता है। टाइम के साथ वो खराब, बिस्मेयर मतलब खराब हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं। बिस्मेयर मतलब स्पॉइल हो जाते हैं। टाइम के साथ ये स्टोन खराब हो जाते हैं, लेकिन ये जो पोएट्री है, दिस विल बी ऑल, दिस इज इटर्नल। पोएट्री इज इटर्नल मतलब वो हमेशा जिंदा रहेगा। अब यहां एक क्वेश्चन आया था, स्लटिश टाइम, ट्रांसफर्ड एपिथेट। स्लटिश, वैसे जो स्लट होता है ना, दैट इज यूज फॉर अ रॉन्ग थिंग। वैसे तो स्लट इज वेरी गलत वर्ड बोलते हैं हम। स्लटिश इज अनक्लीन, गंदा। व्हाई टाइम हैज बीन सेड एज गंदा? व्हाई टाइम हैज बीन सेड एज गंदा? बिकॉज विथ टाइम थिंग्स डिस्ट्रॉय। पेपर में आए तो यही आंसर लिखना है। स्लटिश, स्लट का मतलब होता है समथिंग रॉन्ग, बैड। आई नो अ बॉय ही यूज स्लट लैंग्वेज, मतलब जो गंदे लैंग्वेज होता है। बट टाइम को स्लटिश क्यों बोला गया है? बिकॉज टाइम के साथ चीजें जो है, दे गेट स्पॉइल्ड। टाइम के साथ वो खराब हो जाते, इसीलिए टाइम को स्लटिश बोला, राइट? तो इन द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ही सेज, इफ यू वांट पीपल शुड रिमेंबर यू, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुमको याद रखें, तो इट इज नॉट बाय बिल्डिंग द मॉन्यूमेंट्स और मार्बल, बट बाय राइटिंग पोयम। ठीक है। सेकेंड इज, व्हेन वेस्टफुल वॉर, electrician, www has been repeated, when why war is called as wasteful? अब इसमें क्वेश्चन आता है, why war is called as wasteful? क्योंकि जब लड़ाई होती है, अभी जैसे आपको पता है, इंडिया ऑल्सो हैड अ वेरी टफ टाइम। जब लड़ाई होती है तो नुकसान दोनों तरफ होता है। वॉर नेवर ब्रिंग्स पीस, वॉर ऑलवेज ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन, डेथ, इंजरी। इसीलिए वॉर को वेस्टफुल बोला है। पेपर में आया है, इसलिए मैं वहां पर रुक रुक के आपको बता रही हूँ। When wasteful war shall statues overturn, मतलब जब वॉर होता है तो ये जो स्टेचूज होती है ना, जो लोग बनाते हैं, ये टूट जाते हैं। एंड ब्रॉयल्स रूट आउट द वर्क ऑफ मेजॉनरी, मतलब जब लड़ाई होती है तो बेचारे जो मेजन्स होते हैं, जो कारीगर होते हैं, मेजन्स कौन है? कारीगर। जो कारीगर होते हैं उनके सारे काम को तोड़ फोड़ कर देते हैं। जब लड़ाई होती है तो जितनी भी मेहनत से बनाई हो, हर चीज टूट जाती है। नॉर मार्स, यहां पर द मार्स इज नॉट द प्लैनेट, हेयर इट इज द गॉड ऑफ वॉर, नॉट मार्स। His sword nor war's quick fire shall burn
द लिविंग रिकॉर्ड ऑफ योर मेमोरी। लेकिन अगर आपने पोयम लिखी है, आपने कुछ चीज लिखी है, इफ यू हैव गिवन समथिंग लिटरेचर, it cannot be burnt by any war because it is a living record। वो एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी में जाती है। एक बुक बर्न हो सकता है, लेकिन मेमोरीज बर्न नहीं हो सकती। एंड इट लिव्स अगेंस्ट द डेथ एंड ऑल ऑब्लिवियस एनिमिटी। ऑब्लिवियस का मतलब ऐसे होता बच्चा, भूल जाना। ऑब्लिवियस का वैसे मीनिंग होता है भूल जाना, एनिमिटी मतलब जब हम किसी से नफरत करते हैं ना, जब हम किसी को अपना दुश्मन मानते हैं, तो हम उसकी हर अच्छी चीज को भी भूल जाते हैं। when we start hating someone, when we think someone is our enemy, then anything which is done by that person good is also forgotten। that is why it has been said oblivious enmity। the meaning is given here, यहाँ नीचे आपके दिया हुआ आप देख सकते हो, oblivious enmity। enmity which is forgetful of everything and so seeks to destroy everything। ऑब्लिवियस होता है भूल जाना, फॉरगेटफुल। shall you peace shall you pace forth your praise shall still find room even in the days of all posterity that wear this world out to the ending doom। लेकिन जो तुमने लिखा है, whatever you have written, that is the poem, the sonnet, any literature, that will always be carried forward। वो हमेशा आगे जाएगा। दैट यानी कि जिस दिन डूम इज एक्चुअली में हमारे जो बाइबल है उसमें बताया है कि जो डूम डे है, दैट इज द डे व्हेन द अर्थ विल एंड। डूम इज द डूम डे व्हेन द अर्थ विल एंड। और कहा जाता है कि जब डूम होगा उससे पहले देयर वुड बी जजमेंट। भगवान जज करेगा, सबको बुलाएगा, किसके अच्छे कर्म हैं, किसके बुरे कर्म हैं। उस दिन तक मतलब टिल दिस अर्थ एंड्स, उस दिन तक यू विल बी लिविंग एंड ड्यूलिंग इन योर लवर्स आईज। यानी कि उस दिन तक, जब तक ये अर्थ कंप्लीटली खत्म नहीं हो जाता है, उस दिन तक ऊपर से लेकर लास्ट तक these memories which have been read, which have been written, will be carried। जो पोएम्स है, लिटरेचर है, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तब तक कैरी होगा जब तक ये अर्थ खत्म नहीं हो जाए। टिल दिस अर्थ इज नॉट एंडेड, उस दिन तक जो है, दिस विल ऑलवेज बी देयर। Once again, I am explaining it. The very first paragraph, the poet William Shakespeare says that if you want to be alive in the people's memory, अगर आप दूसरों के मेमोरी में हमेशा रहना चाहते हो, तो इट इज नॉट बाय बिल्डिंग एनी बिल्डिंग, बाय मेकिंग एनी स्टोन। आप किसी स्टोन को बनाकर नहीं रह सकते हो। बट इफ यू हैव रिटन द पोएम्स, अगर आपने पोएम लिखी है, आपने कुछ लिटरेचर लिखा है, तो जो ब्रेव मैन होगा, जो अच्छा इंसान होगा, वो जनरेशन से जनरेशन हमेशा मेमोरी में रहेगा। ये जो स्टोन है जिसको लोग टाइम के साथ केयर नहीं करते, अनस्वेप्ट स्टोन मींस दोज विच आर नॉट केयर्ड, दे विल बी डिस्ट्रॉयड। द टाइम विच इज पावरफुल will destroy this one day। When wasteful war shall statues overturn।
When war happens, the statues and buildings may be destroyed, पर जो रिटर्न रिकॉर्ड्स है विच आर देयर इन द मेमोरी, लिविंग रिकॉर्ड का मतलब है द रिटर्न मेमोरी, दैट वुड ऑलवेज कंटिन्यू। अगर आपने अच्छे काम किए हैं, आपने अच्छी चीजें लिखी है, वो हमेशा एक इंसान मतलब कि द पीपल हु हैव बीन डेड, चाहे उनके मकान नहीं रहे, लेकिन हम उन इंसान को जानते हैं, हम उनकी मेमोरीज, हम उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, क्योंकि फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इट हैज बीन पास थ्रू पोएम, थ्रू लिटरेचर, वी हैव कम अक्रॉस। शेल पेस, ये जो है ना, ये साथ में चल रहा है यहाँ से। द लिविंग रिकॉर्ड ऑफ योर मेमोरी गेन्स डेथ एंड ऑब्वियस इनिमिटी, शैल यू पेस फोर्थ मतलब आगे चलता है, इट गोज ऑन, इट मूव्स ऑन। पॉस्टरिटी मतलब फ्यूचर जनरेशन। टिल दिस अर्थ विल एंड, जिस दिन तक ये अर्थ है तब तक ये मेमोरीज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन कैरी है। शैल यू पेस फोर्थ योर प्रेज शैल स्टिल फाइंड रूम, तुम्हारी जो तारीफ है मतलब योर गुड डीड्स, दैट वुड फाइंड रूम मतलब इट वुड ऑलवेज बी प्रेज्ड, हमेशा उसकी प्रेज रहेगी, इवन इन द आईज ऑफ पोस्टेरिटी मतलब द फ्यूचर जनरेशन, दैट मीन्स that would pass from one generation to another, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास होती रहेगी, कब तक? till this end the world is ended, जिस दिन तक आपका जो है एंड होगा, जब एक जजमेंट होगी, द जजमेंट इज द डे व्हेन it is said Lord Jesus Christ will come on the earth, he would make the judgment, but those who have been brave, those who have been good, those literature, that would always pass on. You live in this and duel in lovers eyes मतलब तुम यहीं पे रहोगे, उसी पोयम में रहोगे, उनकी तारीफों में रहोगे। कब तक रहोगे? जब तक आप जो हो मतलब जब तक ये धरती जिंदा है। ठीक है, तो दिस इज द पोयम। द लास्ट आपके मतलब आप अगर देखो ना तो ये दो दो लाइनों में लिखा हुआ, अगर हम इसको देखते हैं ना, नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट ऑफ प्रिंसेस शैल आउटलिव दिस पावरफुल राइट। तो ये जो लिखा है इसको हम बोलते हैं कपलेट, हिंदी में क्या बोलते हैं? दोहा। दोहा होता है तो दो दो लाइंस का होता है, सो दिस इज अ कपलेट। So this is the poem, that is not marble, not the gilded monuments. In another word, do good, write literature, poem, they will always be there in people's memories. अब हमें भी, हम भी कितने मॉन्यूमेंट्स गए होंगे, शायद कुछ मॉन्यूमेंट्स है ही नहीं, कुछ डिस्ट्रॉय हो गए, बट वो जो रिटर्न थिंग्स है, जैसे मैं शेक्सपियर के बारे में बात कर रही हूँ, तो हैव आई विजिटेड शेक्सपियर्स होम? नो, बट आई, हम लोग जो उनकी रिटर्न लिटरेचर है वो आज तक कितने साल हो गए, बट टिल डेट वी आर रीडिंग इट, वी आर लर्निंग इट। तो दैट इज हाउ द लिविंग लिटरेचर, यानी कि हमारे पोएम्स, हमारा लिटरेचर विल बी कैरीड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। उनको कोई लड़ाई, कोई टाइम की आंधी उनको खराब नहीं कर सकती, बिकॉज दे आर लिविंग एंड दे पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वन जनरेशन टू अनदर।
That's a poem. Sonnet, in fact, not marble, not the gilded monument.